नमस्कार साथियों। आर्यन एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं डॉक्टर एस एल सामोता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत ही क्रूशियल टाइम है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स अपने दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपनी एम को पूरा करने के लिए, अपने मनचाही जगह पे अपनी नौकरी करने के लिए जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत क्रूशियल भी है। क्योंकि अभी अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं करी तो बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा। अच्छे से तैयारी करने का मतलब है आपको एक अच्छी इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करना पड़ेगा, अच्छे एजुकेटर का सिलेक्शन करना पड़ेगा जो आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ समय समय पर मोटिवेशन भी देता रहे, ताकि आप अपने लक्ष्य के तरफ एक कदम और नजदीक चले जाए। तो इसी कड़ी के अंदर हमारा जो आरएनयू एजुकेशन हब नाम से इंस्टीट्यूट जो चल रहा है, वो नर्सिंग कंपटीशन के जितने भी बच्चे हैं उनके उन सपनों के सारे सारे सपने जो बच्चे ने देख रखे हैं, उन सपनों को पूरा करने में अहम योगदान निभा रहा है। पिछले कई सालों से ये निभाते आया है, आगे भी अपने जो है बात पे अडिग है और उन बच्चों का भविष्य में भी वो साथ देता रहेगा जब तक आपका अपनी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक आरएनयू एजुकेशन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बेटा जी, हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का जो सिनेरियो चल रहा था, उसके अंदर आज अपन एक और टॉपिक ऐड करने जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं यूटेराइन इन्वर्जन, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, पिछली क्लासेज के अंदर अपन ने जो भी टॉपिक पढ़े उनमें से भी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 110% बनती है। मेरे टॉपिक पढ़ाने का तरीका यही है कि रटना नहीं है, बिल्कुल आपको कंसेप्चुअल चलना है, लॉजिकली चलना है, रटना नहीं है। रटने के लिए बाकी और सब्जेक्ट बहुत सारे हैं जहां पर रटने की जरूरत पड़ेगी, अपने आप बता दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर लॉजिकली आपको चलना है। अभी तक जितने भी अपन ने टॉपिक पढ़ाए उनके कहाँ से क्वेश्चन टफ होते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, कहाँ से प्रोबेबिलिटी उसके ज्यादा होती है, सारी चीजें अपन डिस्कस करते हुए चलते हैं। और यहाँ पर भी अपन वही चीज करने वाले हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो होने वाला है यूटेराइन इन्वर्जन का। अब यूटेराइन इन्वर्जन क्या होता है? यूटेराइन इन्वर्जन होता है कि डिलीवरी के टाइम में जब प्लासेंटा की अपन डिलीवरी करते हैं, प्लासेंटा की अपन डिलीवरी करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस अपने सर्विक्स के थ्रू क्या हो जाता है, कोई कभार नेग्लिजिबल ना के बराबर केसेस के अंदर क्या होता है, वो बाहर आ जाता है। ये कब होता है? जब अनट्रेंड कोई जो प्रैक्टिशनर होता है वो डिलीवरी करवाने की कोशिश करता है। तो जो कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, जिसको ब्रांड एंडो टेक्निक के नाम से अपन जानते हैं, तो कंट्रोल कोड टेक्नीशियन जो टेक्निक जो है उसको अपन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो उसका अच्छे से मैनेजमेंट पर नहीं कर पाते हैं, तो चांसेस होते हैं कि वहां पर यूट्राइन इन्वर्जन हो जाए। यूट्रस जो होता है उसकी इनसाइड आउटवर्ड मूवमेंट होती है, अंदर जो फंडस वाला पोर्शन होता है ना, उसकी मूवमेंट आउटवर्ड हो जाती है सर्विक्स के थ्रू, उसको अपन यूट्राइन इन्वर्जन बोलते हैं। तो यहाँ से टॉपिक कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एग्जामिनर की कौन सी लाइन फेवरेट होती है जहां से आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन पुटअप करता है, वो सारी चीजें अपन एक एक करते देखते हुए चलेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं यूट्राइन इन्वर्जन की। इसकी बात करते हैं अपन, यूट्राइन इन्वर्जन की बात करते हैं। तो देखिए बेटा जी, यहाँ पर आपको एक लाइन दे रखी होगी, इनसाइड आउट टर्निंग ऑफ यूट्रस। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो मान लो ये अपना क्या है, यूट्रस है। तो इनसाइड आउट मतलब क्या होगा कि ये फ्रंटल वाला पोर्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो बाहर की तरफ आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, मतलब इन्वर्ट हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं यूट्राइन इन्वर्जन। तो यूट्राइन इन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, इनसाइड आउट टर्निंग ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का जो फिंगर वाला पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सर्विक्स के एरिया से बाहर आ जाएगा, उसको बोलते हैं अपन यूट्राइन इन्वर्जन। ठीक है, क्या कारण है इसके अपन बात करेंगे। पेशेंट प्रेजेंट इन शॉक इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। मतलब दो चीजें होती है, देखो बेटा जी, शॉक, जहां पर भी आपको वर्ड शॉक सुनाई दे तो आपके दिमाग में पहली चीज पीपीएच आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? पीपीएच। क्योंकि जो यूट्राइन इन्वर्जन होता है बहुत रेयर केस के अंदर होता है, लेकिन अगर आपको ये वर्ड दे दिया इमीडिएट आफ्टर शॉक, इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, अगर ये वर्ड दे दिया इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, जैसे ही डिलीवरी है उसके जस्ट बाद में पेशेंट किस में चली गई, शॉक में चली गई। जो शॉक होता है यहाँ पर, वो शॉक कौन सा होता है बेटा जी, न्यूरोजेनिक शॉक होता है। पहले यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूरोजेनिक शॉक। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी जो है यूट्राइन इन्वर्जन के अंदर, वो कौन से टाइप के शॉक की वजह से होता है। तो आपको बताना है कि पहले जो शॉक होता है वो न्यूरोजेनिक शॉक होता है। कौन सा होता है? न्यूरोजेनिक शॉक। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर इंटेंस पेन होता है। क्या होता है? इंटेंस पेन फील होता है पेशेंट को, और इंटेंस पेन फील होने की वजह से वो किस में चला जाता है, न्यूरोजेनिक शॉक में। उसके बाद भले ही वो किस में चला जाए, वो हाइपोवोल्यूमिक शॉक के अंदर, किसके अंदर चला जाए, सॉरी, हेमरेजिक शॉक के अंदर, किसके अंदर चला जाए, हेमोरेजिक शॉक के अंदर। पहले जो होगा वो कौन सा होगा, न्यूरोजेनिक शॉक।
और वो न्यूरोजेनिक शॉक की वजह भी पूछ लेता आपसे कि वो न्यूरोजेनिक शॉक होता है वो किसकी वजह से होता है, वो इंटेंस पेन की वजह से। उसके बाद किस में चला जाता है वो, हेमोरेजिक के अंदर, किसके अंदर चला जाता है, हीमोरेजिक शॉक के अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो यूट्रस होता है वो अपना कैसा हो जाता है, एटोनिक, उसकी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी जो हो जाती है वो खत्म हो जाती है, वो रिलैक्स हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस फंडल वाला पोर्शन बाहर आ गया, फंडल वाला पोर्शन बाहर आ गया, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन हुआ पेशेंट को, जिसकी वजह से उसको न्यूरोजेनिक शॉक हुआ। न्यूरोजेनिक शॉक स्टार्ट होता है, लेकिन उसके जस्ट बाद में जो यूट्रस था वो फ्लैसिड हो जाता है, उसकी टोन खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है वो हेमरेजिक शॉक में भी कन्वर्ट हो जाता है। और बाद में उसका क्या हो जाता है हेमरेज, लेकिन इमीडिएट आफ्टर जो होता है यूट्राइन इन्वर्जन के अंदर वो होता है आपका न्यूरोजेनिक शॉक। उसके बाद होता है हेमरेजिक शॉक। वो किसकी वजह से, वो यूट्रस की टोन लॉस हो जाने की वजह से यहाँ पर होता है। ठीक है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग इतनी शुरू में नहीं होती है, ब्लीडिंग इतनी शुरू में नहीं होती है। यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे यूटेराइन इन्वर्जन के अंदर, क्या यूटेराइन इन्वर्जन के अंदर अगर आपको पूछे कि सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि पेशेंट न्यूरोजेनिक शॉक में जाता है, और इसकी वजह क्या बतानी है आपको, इंटेंस पेन। क्या बताना है, इंटेंस पेन। यहाँ पर आप ब्लीडिंग की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर अभी ब्लीडिंग नहीं हुई है, ब्लीडिंग की वजह से जो शॉक होता है वो हेमोरेजिक होता है। कौन होता है, हेमोरेजिक शॉक होता है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये न्यूरोजेनिक शॉक में जाएगा पेशेंट का यूट्राइन इन्वर्जन होगा, यूट्रस का फंडल वाला पोर्शन सर्विक्स एरिया से बाहर आएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो यूट्रस था वो कैसा हो जाएगा, एटोनिक यूट्रस, उसकी टोन लॉस होगी, उसके बाद उसको क्या हो जाएगा, हेमरेज, क्या हो जाएगा, हेमोरेज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको हेमरेजिक शॉक हो जाएगा। तो वहां पर वही लाइन लिखी है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के प्रोपोर्शन के आउट अपन बात करते हैं, इंटेंस पेन होता है जिसकी वजह से इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी वो न्यूरोजेनिक शॉक में चली जाती है, उसके बाद ब्लीडिंग होती है एटोनिक यूट्रस की वजह से, क्योंकि यूट्रस रिलैक्स हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है, उसकी वजह से हेमरेजिक शॉक में भी वो पेशेंट है चला जाता है। यही अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो क्या लाइन बोल रही है यहाँ पर अपनी, इनिशियली शॉक जो होता है वो कौन सा होता है बेटा जी, न्यूरोजेनिक, एंड लेटर इट बिकम्स हेमोरेजिक ड्यू टू एटोनिक यूट्रस। पहला न्यूरोजेनिक, उसके बाद हेमरेज की वजह से हेमरेजिक शॉक में चला जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन पेशेंट टू यूटेराइन इन्वर्जन इज हेमोरेजिक से। अब ये भी पूछा जाता है, ये तो पूछ लिया कि मोस्ट कॉमन शॉक, मोस्ट कॉमन इमीडिएट शॉक न्यूरोजेनिक शॉक, उसके बाद हेमरेजिक। लेकिन यूट्राइन इन्वर्जन में जो डेथ का रीजन होता है, जो डेथ का कॉज होता है, मोस्ट कॉमन कॉज, वो कौन सा शॉक होता है बेटा जी, हेमरेजिक शॉक। कौन सा शॉक होता है, हेमोरेजिक शॉक होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है हेमोरेजिक शॉक जो होता है वो यूट्राइन इन्वर्जन के अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। इस वाली स्लाइड से आपको क्या बात याद रखनी है कि इनसाइड आउट टर्निंग मूवमेंट होती है यूट्रस की यूट्राइन इन्वर्जन के अंदर, इंटेंस पेन की वजह से उसको इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी न्यूरोजेनिक शॉक में चला जाता है। न्यूरोजेनिक शॉक आगे जाकर के एटोनिक यूट्रस की वजह से हेमरेजिक शॉक में कन्वर्ट हो सकता है। और मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है यूट्राइन इन्वर्जन के अंदर डेथ का, वो कौन होता है बेटा जी, हेमोरेजिक शॉक ही होता है। मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाने की वजह से ही पेशेंट जो होता है उसकी डेथ होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन यूट्राइन इन्वर्जन हेमोरेजिक शॉक। मोस्ट कॉमन इनिशियल शॉक कौन सा होता है, न्यूरोजेनिक शॉक। आगे अपन बात करते हैं इसके, इसकी कोजेज की, किसकी बात करते हैं कि कोजेज की, इसके क्या क्या कोजेज है। पहला आपके सामने है कि अगर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एएमटीएसएल, इसकी बात करते हैं अपन, एएमटीएसएल एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक टेक्निक अपन यूज करते हैं और एक अपन प्रोसेस करते हैं जिसको अपन बोलते हैं कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। कंट्रोल कोड ट्रैक्शन मतलब अपन क्या करते हैं, एक साइड से फंडल वाले पोर्शन को दबाते हैं, दूसरी साइड से कोड को क्या करते हैं, पुल करते हैं। क्या करते हैं, पुल करते हैं, मतलब फंडस को पुश करते हैं और उसको कोड को क्या करते हैं, पुल करते हैं। इसको बोलते हैं कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, और इसी को अपन ब्रांड एंड्रयू टेक्निक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रांड एंड्रयू टेक्निक। कभी कभी नाम से भी ये पूछा जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं ब्रांड एंड्रयू टेक्निक। जो होता है वो क्या होता है, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। एक साइड से अपन फंडस को पुश करते हैं, दूसरी साइड से कोड को पुल करते हैं, ताकि अपन जब कोड को पुल करें तो जो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग से जहां से अटैच है अपनी कोड, वो साथ में नहीं आ जाए। इसलिए
इतना ही प्रेशर उधर लगाते हैं, उतना ही प्रेशर इधर लगाते हैं, ताकि दोनों जेंटल प्रेशर अपन अप्लाई करने से कोड जो है इजीली वहां से डिटैच हो जाए, रिमूव हो जाए, और वो यूट्रस की इनर लाइनिंग को अटैच करके बाहर नहीं, अगर वो बाहर आ गई साथ के साथ तो सोचो क्या होगा, उसकी इनसाइड आउटवर्ड मूवमेंट हो जाएगी, उसकी इनसाइड आउटवर्ड मूवमेंट हो जाएगी, इसलिए अपन प्रेशर बराबर का अंदर की तरफ फंडस पे अप्लाई करते हैं, उतना ही कोड पे अपन अप्लाई करते हैं, इसको कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अगर ये मिसमैनेज हो गई, ये अच्छे से अपन ने नहीं किया, अगर ये अपन ने अच्छे से नहीं किया तो क्या हो जाएगा वहां पर कि यूट्राइन इन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, यूट्राइन इन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा एटोनिक यूट्रस, अभी अपन ने बात करी कि अगर यूट्रस की टोन लॉस हो गई, अगर यूट्रस कैसा हो गया, रिलैक्स हो गया, फ्लेसिड हो गया, क्या हो गया, फ्लेसिड हो गया, इसकी वजह से क्या हो जाएगा वहां पर हेमोरेजिक शॉक में आगे जाकर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, यूट्राइन इन्वर्जन के कोजेज हैं। अब अगर यूट्रस के अंदर टोन प्रेजेंट होगी, अगर उसमें बराबर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, अगर मान लो मिस मैनेज एक्टिव थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लेबर हो गई, अगर अपन ने कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन को ठीक से परफॉर्म नहीं किया, तो भी अगर थोड़ा बहुत हिस्सा उसका इनसाइड मूवमेंट होती है यूट्रस की, अगर वो बराबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। लेकिन अगर अपन ने कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन को ठीक से परफॉर्म भी नहीं किया, यूट्रस की टोन भी लॉस है, तो जो हिस्सा बाहर आया था वो वापस अपनी जगह पे जाने में अनेबल हो जाएगा और जा नहीं पाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहां पर यूट्राइन इन्वर्जन हो सकता है। फंडल प्लासेंटा मतलब यहाँ पर देखो, अगर प्लासेंटा जो है इस वाले एरिया के अंदर, ये फंडस है यूट्रस का, कौन सा वाला पोर्शन है, फंडस। अगर यहाँ पर क्या है, अगर प्लासेंटा जो है वो अटैच है, अगर यहाँ पर क्या है, वो प्लासेंटा अगर अटैच है, इसको अगर अपन नीचे पुल करेंगे तो फंडल वाला एरिया देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ऐसे के ऐसे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसके साथ ही जैसे अपन जेंटल प्रेशर अप्लाई करेंगे कोड पे, खींचेंगे बाहर की तरफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एरिया फंडस वाला क्या हो जाएगा, सर्विक्स एरिया से बाहर आ जाएगा। तो अगर फंडल प्लासेंटा है, अगर फंडस वाले पोर्शन से प्लासेंटा अगर अटैच है, तो भी एक हो सकता है। और दूसरा लास्ट जो है वो क्या है, मोर्बिडली एडहेरेंट प्लासेंटा। मोर्बिडली एडहेरेंट प्लासेंटा अपन ने बात करी थी कि ये जो है, मान लो अपना क्या है, मायोमेट्रियम, ये है क्या, एंडोमेट्रियम। यहाँ पर अपन ने क्या बताई थी, एक लेयर बताई थी, इसको अपन ने नाम दिया था पिछली क्लासेज में अपन, नेटाबक्स मेम्ब्रेन। कौन सी बोली थी, नेटाबक्स मेम्ब्रेन। ये एक फाइब्रोनॉइड लेयर होती है जो क्या करती है, जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट को डीप इनटू यूट्रस जाने से रोकता है। मतलब ये एंडोमेट्रियम तक इसको लिमिट करके रखता है, एंडोमेट्रियम तक इसको सीमित करके रखता है, इसको मायोमेट्रियम में जाने से रोकता है। तो अगर ये लेयर एब्सेंट है, अगर ये लेयर क्या है, एब्सेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, डीप चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डीप चला जाएगा। और डीप अगर जाता है, ये आपकी एंडोमेट्रियम है और ये आपकी क्या है, मायोमेट्रियम। ठीक है, अब यहां पर अपने पास क्या है, नीटावक्स मेम्ब्रेन। अगर ये एब्सेंट हो गई, अगर ये एब्सेंट हो गई, अगर ये एब्सेंट होगी तो प्लासेंटा आप क्या करेगा बेटा जी, देखो अगर प्लासेंटा यहाँ तक ही था, अगर वो मेम्ब्रेन थी, तो अगर वो नहीं है तो क्या हो जाएगा, तीन कंडीशन यहाँ पर दिख जाएगी। एक तो ये मायोमेट्रियम तक चला जाएगा, एक मायोमेट्रियम के अंदर चला जाएगा, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मायोमेट्रियम के बाहर भी जा सकता है। तो यहाँ पर जो मोर्बिड अडहेरेंट प्लासेंटा की कंडीशन होती है कब होती है, जब नीटाबक्स मेम्ब्रेन फाइब्रिनोइड लेयर जो होती है, जो ट्रोफोप्लास्टिक इन्वेजन को लिमिट करती है, अगर वो एब्सेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर वो मायोमेट्रियम में चला गया तो इसको बोलते हैं प्लासेंटा एक्रेटी। क्या बोलते हैं, प्लासेंटा एक्रेटा। अगर अंदर चला गया, इनसाइड चला गया तो इनकरेटा, और अगर पार हो गया तो परकरेटा, पार हो गया तो परकरेटा। ऐसे याद रखना है। अगर एंडोमेट्रियम को छोड़ करके प्लासेंटा जो होता है उसका ट्रोफोप्लास्टिक इन्वेजन अगर मायोमेट्रियम को टच कर गया तो एक्रेटा, अंदर तक चला गया तो इनकरेटा, इन मतलब अंदर, और पार कर गया तो परकरेटा। ये मोर्बिडली अडहेरेंट प्लासेंटा। अगर ऐसा कोई प्लासेंटा अटैच है तो भी देखो, अगर उसको अपन कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो वो बहुत डीप इन्वेड है, बहुत डीप मसल के अंदर, जो यूट्रस की मायोमेट्रियम है, जो मस्कुलर लेयर है, वहां तक उसका जो है कनेक्शन है, अंदर तक डीप वो इन्वेड है। तो उसको अपन खींचेंगे तो वो यूट्रस के लेयर्स को भी क्या ले आएगा, साथ ले आएगा, तो भी वो कोज कर सकता है क्या, कि अपना यूट्राइन इन्वर्जन। तो ये चार कोज थे, मिसमैनेज, एटोनिक यूट्रस, फंडल प्लासेंटा और मोर्बिडली एडहेरेंट प्लासेंटा। ये इसके कोज की अपन ने बात कर ली। देखो इसके यूट्राइन इन्वर्जन की जब मैनेजमेंट की अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैनेजमेंट की, तो कभी कभी आपको डायरेक्ट पूछ लेता है जॉनसन मैन्युअल और जो सुलिवन मेथड होता है, जॉनसन मैन्युअल और सुलिवन मेथड होता है, वो किसके लिए अपन यूज करते हैं। तो जो जॉनसन मैन्युअल होता है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन इन्वर्जन काम लेते हैं, मैनेजमेंट ऑफ यूट्राइन इन्वर्जन में काम लेते हैं। तो जो अपना जॉनसन में जो मैन्युअल है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं कि अपन मैन्युअली
जो मैनुअली जो यूट्रस का बाहर पोर्शन आ गया उसको मैनुअली अपन क्या करते हैं, अंदर पुश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अंदर पुश कर देते हैं। इंटेंस पेन होता है इसलिए अपन पेशेंट को कभी कभी एनेस्थीसिया भी लगाते हैं। कभी कभी पेशेंट को क्या लगाते हैं, एनेस्थीसिया भी अपन देते हैं। एनेस्थीसिया के अंडर एनेस्थीसिया के इफेक्ट में अपन क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं अंदर की साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैनुअल रिप्लेसमेंट किसको, जो बाहर पोर्शन आ गया यूट्रस का, ये देखो यहाँ पर ये अपन ने यूज किया, इसको क्या कर दिया अपन ने, सिस्ट बना करके वापस इसको अपने पहले वाली जगह पर भेज दिया, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, जॉनसन मैन्युअल। मतलब मैनुअल रिप्लेसमेंट करते हैं अपन किसको, जो यूट्राइन पोर्शन बाहर आ गया था उसको वापस अपने स्थान पे भेज देते हैं। और हाइड्रोस्टेटिक ओसुविलियन मेथड ये भी है, कभी कभी नाम से पूछ लेता है। हाइड्रोस्टेटिक ओसुविलियन मेथड जो होता है, सुलिवन मेथड जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, वो भी यूट्राइन इन्वर्जन के लिए होता है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो एनएस होती है, नॉर्मल सैलाइन होती है, वो क्या करते हैं, जल के फॉर्म में, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स के फॉर्म में अपन यहाँ पर इसको एक कैथेटर लगा करके अपन अंदर की तरफ उसको पानी भरते जाते हैं। तो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है, इधर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है वो वापस उसको अपनी जगह पे रिप्लेस कर देता है, यूट्रस को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो ये क्या था इसका मैनेजमेंट। अगर इससे भी नहीं होता है तो अपन इसके लिए क्या करते हैं, सर्जिकल मेथड। क्या करते हैं, सर्जिकल मेथड यूज करते हैं। इसके अंदर टिंगटन्स मेथड है और दूसरा कौन सा है, हर्टियन मेथड। कौन सा है, हर्टियन। नाम याद रखना, प्रोसेस क्या है आपसे कोई नहीं पूछता है। तो अगर सर्जिकल मेथड उससे भी नहीं हुआ अपने जॉनसन से, और अपना हाइड्रोस्टेटिक और सुलिवन मेथड से भी नहीं हुआ, अपन फिर क्या करते हैं, उसको लेप्रास्कोपी के लिए अपन सर्जिकली ट्रीट करते हैं, लेप्रास्कोपी के सर्जिकली ट्रीट करते हैं। और कौन सा मेथड है, हंटिगटर्स मेथड है। और दूसरा कौन सा है, हर्टियन मेथड है। कौन सा है, हर्टियन। हंटिगटर और हर्टियन मेथड जो यूट्राइन इन्वर्जन की सर्जरीज है, जो अगर मैनुअली प्लेसमेंट से भी वो ठीक नहीं होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से भी वो ठीक नहीं होता है, तो फिर अपन सर्जिकल उसको ट्रीट करते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं अपन। अब देखो आगे आ गया आपका सामने एक क्वेश्चन, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है पूरा। तो इसको अपन पढ़ेंगे और इसका अपन देखेंगे कि क्या इसकी डायग्नोसिस हो सकती है। देखो, ए 34 ईयर ओल्ड ग्रेविडा 3 पैरा 2 हैज ए प्रेसिपिटस वेजाइनल डिलीवरी ऑफ ए 4240, मतलब 4.25 किलो का बेबी उसने क्या किया है, डिलीवर किया है। 4.25 किलो का उसने क्या किया है, बेबी डिलीवर किया है। 39 वीक का gestation था। आफ्टर ए अनकॉम्प्लिकेटेड prenatal course, her prior pregnancy were delivered and vaginally and there is no history of prior surgery. After 20 minutes, the placenta does not deliver. Traction on the umbilical cord leads to avulsion of the cord. प्लासेंटा अपने आप डिलीवर नहीं हुआ, उसको ट्रैक्शन दिया गया है, ट्रैक्शन दिया गया जिसकी वजह से उसके कोड की एवल्जन भी हुई है। आफ्टर विच द वुमन डेवलप सीवियर अब्डोमिनल पेन, इंटेंस पेन, सीवियर अब्डोमिनल पेन जिसको अपन ने बोला था इंटेंस पेन, इंटेंस पेन। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब शॉक में चली गई है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड कोपियस वेजाइनल ब्लीडिंग। उसके बाद में क्या स्टार्ट हो गई है, ब्लीडिंग। पहले अब्डोमिनल पेन हुआ है, मतलब इंटेंस पेन हुआ, तो यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया, उसको न्यूरोजेनिक शॉक में चली गई। वो किस में चली गई, न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर चलेगी। उसके बाद यूट्रस एटोनिक हुआ, यूट्रस एटोनिक हुआ तो उसकी वजह से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग भी वहां पर स्टार्ट हो गई, बीपी फॉल हो गया, पल्स भी डाउन हो गया। यूट्राइन फंडस इज नो लॉन्गर पाल्पेबल एट एंड कोपियस वेजाइनल ब्लीडिंग। हर बीपी वापस से आ गया, बीपी इज 75 एंड पल्स इज 60, पल्स भी डाउन हो गई। द यूट्राइन फंडस इज नो लॉन्गर पाल्पेबल एट द अम्बिलिकस। अरे डिलीवरी के जस्ट बाद में अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी जो हाइट होती है यूट्रस की वो अम्बिलिकस के पास होती है, तो उसका फंडस जो होना चाहिए अम्बिलिकस के पास होना चाहिए। लेकिन उसका पाल्पेट करने पर जो अम्बिलिकस के पास फंडस होना चाहिए था, यूट्राइन बॉडी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो इन्वर्जन हो गया है, वो नीचे चली गई है, सर्विक्स वाले एरिया के अंदर आ गई है, सर्विक्स के एरिया से बाहर आ गई है। तो ये सीधे सीधे जो है किसका केस है, लाइकली डायग्नोसिस जो किसका है, ये यूटेराइन इन्वर्जन का है बेटा जी। क्या क्या है, यूटेराइन इन्वर्जन का। इंटेंस पेन की उसने हिस्ट्री दे दी, ठीक है, फंडस अपने अम्बिलिकस एरिया पर है नहीं, तो ये किसकी हिस्ट्री दे दी उसने, यूटेराइन इन्वर्जन की। क्या बन गई डायग्नोसिस, यूटेराइन इन्वर्जन। अब इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे अपन प्रोसीड कर सकते हैं, तो उसकी भी मैंने एक स्लाइड बनाई आपके लिए। देखो कैसे अपन प्रोसीड करेंगे अगर ऐसा कोई केस हो जाता है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, मैनुअल रिप्लेसमेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे अपन को पता चलेगा कि फंडस जो है अम्बिलिकस एरिया में नहीं है, वो बाहर आ गया, तो उसको मैनुअली रिप्लेस करने की अपन कोशिश करेंगे। जो अपन ने जॉनसन मेथड अभी का जॉनसन मैन्यूअर अपन पढ़ के आए हैं पीछे से, या फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वाला जो है ओसोलिवन मेथड वाला, उससे अपन यूज करेंगे। अगर उससे नहीं होता है उसके साथ साथ अपन क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प, हेल्प के लिए उसको बुलाएंगे।
हेल्प के लिए टीम को बुलाएंगे। ठीक है, इंट्रावेनस क्रिस्टलोइड, क्योंकि ब्लीडिंग होने वाली है, एक्सेसिव ब्लीडिंग उसकी हो चुकी है, अप्रोप्रिएट ब्लीडिंग हो चुकी है, तो जो लॉस हुआ फ्लूइड का वो वापस रिप्लेस करना है। ठीक है, क्रॉस मैच ब्लड, अपन को क्या करना है, क्रॉस मैचिंग के लिए भेजना है, हो सकता है उसको ब्लड की जरूरत पड़े तो क्रॉस मैचिंग करनी है। और फोलिज कैथेटर, यूरिन के लिए उसको इंसर्ट करना है फोलिज कैथेटर। उसके बाद भी अगर मैनुअल करने के बाद भी, अपना ये सब करने के बाद भी अगर वो नहीं जाता तो उसको एनेस्थीसिया देंगे, टोकोलाइसिस देंगे। क्या देंगे, टोकोलाइसिस देंगे, उसको टोकोलाइटिक एजेंट देंगे, एनेस्थीसिया देंगे। उसके बाद फिर से अपन मैनुअल रिप्लेसमेंट करेंगे। एनेस्थीसिया बहुत ज्यादा इंटेंस पेन हो रहा है तो उसको एनेस्थेटाइज करेंगे अपन, टोकोलाइटिक्स देंगे ताकि जो यूट्रस है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और उसको अपन इजीली वापस रिप्लेस कर पाए, इजीली रिप्लेस कर पाए। अगर उसमें टोन बढ़ रही है तो टोकोलाइटिक्स देंगे, मैनुअल रिप्लेसमेंट करेंगे। फिर से उसको अपन एनेस्थीसिया के अंडर में उसको क्या करेंगे, अपन मैनुअल रिप्लेसमेंट वापस से उसको अपन जॉनसन मेथड के थ्रू अपन वापस उसको अपने पहले वाले स्थान पे भेजने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी नहीं होता है, फिर भी नहीं होता है तो अपन क्या करेंगे, लेप्राटोमी एंड सर्जिकल रिप्लेसमेंट। अगर फिर भी नहीं होता है, एनेस्थीसिया के अंडर भी अपन रिप्लेसमेंट नहीं कर पाते उसका अपने वापस, तो फिर अपन को लेप्राटोमी करनी पड़ेगी। दोनों सर्जिकल मेथड, हंटिंगटन और हॉल्टियन मेथड, ये दोनों के दोनों मेथड से अपन क्या करेंगे, उसको लेप्रोस्कोपी लेप्राटोमी करेंगे, लेप्राटोमी करके उसका सर्जिकल जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे, उसको पकड़ के वापस उसकी जगह पे डालेंगे। ठीक है, ये सब कर लिया। उसके बाद मैनुअल रिप्लेसमेंट के, यूट्राइन मैनुअल रिप्लेसमेंट के 8 से 12 घंटे के बाद आपको क्या देना है, ऑक्सीटोसिन का देना है, ऑक्सीटोसिन देना है ताकि उसकी टोन मेंटेन हो जाए और जो ब्लीडिंग थी वो रुकने की कगार पे चली जाए। ठीक है, तो अपन ने मैनुअल रिप्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, मैनुअल रिप्लेसमेंट करने के 8 से 12 घंटे के बाद उसको ऑक्सीटोसिन अपन देंगे, ऑक्सीटोसिन अपन देंगे। और प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, क्योंकि अपन ने उसके छेड़छाड़ करी है तो उसको वहां पर सेप्टिक हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो अपन को प्रोफाइलेक्टिक क्या देना है, उसको एंटीबायोटिक देना है। ठीक है, तो यूट्राइन इन्वर्जन के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि उसकी इनवर्ड मूवमेंट होती है, इनवर्ड आउटसाइड मूवमेंट होती है, उसका फंडल वाला पोर्शन जो होता है। ठीक है, इंटेंस पेन होता है जिसकी वजह से इमीडिएट डिलीवरी के इमीडिएट बाद में वो न्यूरोजेनिक शॉक होता है। उसके बाद यूट्रस एटोन हो जाता है तो हेमरेजिक शॉक में कन्वर्ट हो जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज जो यूट्राइन इन्वर्जन के अंदर होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ वो होता है हेमरेजिक शॉक, ना कि न्यूरोजेनिक शॉक होता है। कॉज में अपन ने पढ़ लिया, मैनेजमेंट अपन ने मिसमैनेजमेंट कर दिया थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का। उसके बाद अपन ने कर दिया एटोनिक यूट्रस, अपन ने बता दिया। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या और क्या इसके कोच पढ़े थे कि मिसमैनेज कंट्रोल को ट्रैक्शन, अपन ने बात करी कि ठीक से अपन ने कंट्रोल को ट्रैक्शन नहीं किया, यूट्रस का जो था वो टोन खत्म हो गया। ये सारे कोजेस की अपन ने बात कर ली। उसके बाद अपन ने उसके मैनेजमेंट की बात करी, तो अपन मैनेजमेंट में अपन ने क्या किया था, जॉनसन मेथड पढ़ा था जिसमें अपन मैनुअल रिप्लेसमेंट करते हैं, हाइड्रोस्टेटिक वाला पढ़ा था जिसके अंदर पर पानी से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से वापस भेजने का। अगर ये भी नहीं होता है तो अपन सर्जिकल मेथड में जाते हैं। ठीक है, अब इसकी एक लास्ट स्लाइड है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लैंग्वेज आपको पता चलेगी, उसका क्वेश्चन उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपन को आंसर करना पड़ेगा। पहला बोल रहा है वुमेन आफ्टर डिलीवरी गोज इनटू शॉक, डिलीवरी के बाद में वुमेन जो है वो शोक में जा रही है। तो डिलीवरी के बाद में शोक में जाने का मोस्ट कॉमन कॉज अगर आपसे पूछे तो बेटा जी पीपीएच, क्या बताना आपको, पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज। डिलीवरी के बाद में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ शोक, अगर फीमेल शोक में जा रही है तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज, हेमरेजिक शोक में जाएगी वो। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरी लाइन बोलो, वुमेन आफ्टर डिलीवरी गोज इमीडिएटली इनटू शोक, ये वर्ड आ गया ना, इमीडिएट इनटू शोक, मतलब डिलीवरी के जस्ट बाद में, इतना ही टाइम नहीं दिया। देखो अगर पीपीएच होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, ब्लीडिंग होगी उसके, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, ब्लड जाएगा तो उसके बाद वो शोक में जाएगी। लेकिन अगर डिलीवरी हुई उसके जस्ट बाद में वो शोक में चलेगी तो क्या हो जाएगा, न्यूरोजेनिक शोक। कौन सा चला जाएगा, न्यूरोजेनिक शोक। और न्यूरोजेनिक शोक के अंदर अपन को क्या बताना है, यूटेराइन इन्वर्जन। क्या कोच बताना है, यूटेराइन इन्वर्जन हो गया है जिसकी वजह से वो किसमें चली गई है, न्यूरोजेनिक शोक में। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, यूटेराइन इन्वर्जन, इमीडिएट शोक, न्यूरोजेनिक शोक। उसके बाद बोला वुमेन आफ्टर डिलीवरी गोज इनटू अनएक्सप्लेन्ड शोक, मतलब वहां पर ना तो कुछ फंडामेंटल वाला इश्यू है, ना ब्लीडिंग हुई है, ना उसको पेन हुआ है, अनएक्सप्लेन्ड शोक चला गया। तो वहां पर आपको बताना है बेटा जी एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। क्या आंसर जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। क्या आंसर जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। तो तीन क्वेश्चन, तीनों के आंसर अलग अलग हैं, तीनों शोक से रिलेटेड है। अगर मोस्ट कॉमन कॉज पूछे डिलीवरी के बाद में शोक का तो पीपीएच, अगर इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी बोले तो क्या बताना आपको, यूट्राइन इन्वर्जन।
और अनएक्सप्लेन शॉक बताना कि वहां पर ना ब्लीडिंग हुई है, ना उसको इंटेंस पेन हुआ है, फंडस भी अपनी जगह है अम्बिलिकस पे, उसके बाद भी अगर वो शॉक में जा रही है, अनएक्सप्लेन शॉक है, तो आपको बताना है एम्ब्रियोटिक फ्लूइड है, एम्बोलिज्म। क्लियर है? तो ये थी बेटा जी यूट्राइन इन्वर्जन की क्लास आपकी। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन पुट हो और आप गलत ना करके आए, आप बाकी कॉम्पिटिटर से आगे जाएं, क्योंकि आप आरएनयू एजुकेशन के साथ जुड़े हैं, आप अपने एक्सपर्ट एजुकेटर के साथ जुड़े हैं, जो आपको आपको अपनी सफलता समझ करके पढ़ाते हैं, आपको गाइड करते हैं, टाइम टाइम पे आपका मोटिवेशनल भी करते हैं। बिल्कुल लो और हाई स्टेज आती रहती है, हर एक स्टूडेंट के फेज के अंदर आती रहती है। तो बेटा जब भी लो फील हो, बिल्कुल बेझिझक हमारे किसी भी एजुकेटर से आप बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट से डाउट है, स्पेसिफिक टॉपिक से डाउट है, स्पेसिफिक क्वेश्चन से डाउट है, तो भी आप हमारे एजुकेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने डाउट कमेंट में डाल सकते हैं, या फिर ग्रुप पे आप इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप एजुकेटर के व्हाट्सएप पे, या जो भी आपका कांटेक्ट करने का है माध्यम है, मीडियम है, वहां से आप डायरेक्ट उनसे डाउट पूछ सकते हैं। हम आपके लिए ही बने हैं, हम आपके पीछे ही हैं, हम आपसे ही हैं। ठीक है? तो जब तक आप अपने आप को परफेक्ट नहीं बना लेंगे, तब तक इस कंपटीशन वाले ज़माने में आप अपने अचीव नहीं कर पाएँगे एम को। तो बेटा जी टारगेट ये रखो कि आप डेली टेस्ट दो, डेली अपना इवैल्यूएशन करो, आप अपना मूल्यांकन करें और उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। तो आप टेस्ट सीरीज़ बाय करिए, हमारी साइट पे जाइए, ठीक है? ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको मिनिमम प्राइस में इफेक्टिव मटेरियल मिलेगा, टाइम टाइम पे आपको बहुत ही आपको कंटेंट इफेक्टिव मिल रहा है, और वीडियोज के थ्रू भी आपको एमसीक्यू क्लासेस भी मिलती रहेंगी। मिलते हैं, जुड़े रहिए आरएन एजुकेशन के साथ, हमारे बेस्ट एजुकेटर के साथ, हमारे बेस्ट प्लान के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।